अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स वाला आरिफ पंजवानी। डिजिटल स्टैट्स मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ ग्राफ। कौन किस तरीके से हमारे पास ग्राफ बेसिकली इस डिजिटल स्टैट मैथ्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं वो देख लेंगे। सबसे पहले स्कैटर प्लॉट्स आर द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इन द डेटा सेट। इट रिप्रेजेंट डेटा पॉइंट ऑन अ टू dimensional plane or on a Cartesian system. The independent variable or attribute is plotted on x-axis with while the dependent variable is plotted on y-axis. These plots are often called scatter graph or scatter diagram. तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास स्कैटर प्लॉट या स्कैटर ग्राफ भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं। यह बेसिकली टू डायमेंशनल होता है, एक्स और वाई एक्सिस इसके अंदर हमारे पास होते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है बेसिकली उसको हम प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अब बेसिकली इसके अंदर कुछ चीजें आई होप आप लोगों ने चीज पहले पढ़ी भी होगी। The line draw on a scatter plot which is near to almost all the point if the plot is known as line of best fit. तो बेसिकली ये जो लाइन बनी हुई है ये पॉइंट्स अगर इस लाइन के करीब करीब पॉइंट्स हैं तो बेसिकली कहलाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहलाती है या ट्रेंड लाइन भी कहलाती है। ठीक है, ये हमारे पास स्कैटर प्लॉट है। इसकी और भी चीजें हमारे पास पढ़ने के लिए और फिर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। और लास्ट आज की वीडियो से हमारा जो है वो डेटा एनालिस्ट वाला पोर्शन जो मॉड्यूल 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर इंशाल्लाह हम बाकी दो मॉड्यूल्स पे जाएंगे, अलजेब्रा और एडवांस मैथमेटिक्स के जो मॉड्यूल है उस पे गो थ्रू करेंगे, वो दोनों को मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के बाद हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड वर्कशीट जो है, जो प्रीवियस टॉपिक हमने मीन मीडियन मोड पढ़ा, रेंज पढ़ा या फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ा और आज की जो वीडियो है इससे रिलेटेड जो वर्कशीट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे है। आप जाके इसको डाउनलोड करें, इसको सॉल्व करें। अगर आपको सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए भी। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है जो किसी भी बुक में आपने किया हो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट में इसको पोस्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके लिए छोटी सी वीडियो बनाकर आपको सॉल्यूशन भी समझा दूंगा। तो बढ़ते हैं स्कैटर प्लॉट को रिलेशन, बेसिकली टाइप्स ऑफ रिलेशन। बेसिकली हमारे पास तीन टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं स्कैटर ग्राफ के अंदर। एक पॉजिटिव को रिलेशन होता है, एक नेगेटिव और एक नो रिलेशन होता है। अभी क्या मतलब है बेसिकली, पॉजिटिव के अंदर हमारे पास क्या आता है, व्हेन द पॉइंट इन द ग्राफ आर राइजिंग अबव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर राइज कर रहा है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, it means that the value of one variable are increasing with respect to another. Now positive correlation can further be classified in three categories. पॉजिटिव कोरिलेशन तीन कैटेगरीज होती है हमारे पास, परफेक्ट पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव एंड लो पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब विच रिप्रेजेंट अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन, जैसे कि ये पहला दिखा रहा है, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बन रही है पॉइंट्स को अगर आप देखें तो। हाई पॉजिटिव, ऑल पॉइंट्स आर नियर बाय, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज तो होना ही है तभी पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। और पॉइंट्स करीब करीब है, स्ट्रेट लाइन नहीं बना है करीब, तो हाई पॉजिटिव कहलाएगा। लेकिन अगर पॉइंट्स आपस में दूर है, फर्दर पार्ट अवे है एक दूसरे से और लेकिन राइज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं लो पॉजिटिव। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव में हमारे पास लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ डाउनफॉल आ रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर भी तीन चीजें होती हैं, परफेक्ट नेगेटिव, हाई नेगेटिव और लो नेगेटिव। परफेक्ट वही कि डाउनफॉल की तरफ एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा हो, हाई नेगेटिव का मतलब है पॉइंट्स आपस में करीब करीब है और लो नेगेटिव का मतलब पॉइंट्स दूर दूर है आपस में और डाउनफॉल पर जा रहा है। ठीक है, इन चीजों को आई होप आप लोगों को पता होगा, इसलिए क्विकली इन चीजों को गो थ्रू करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नो कोरिलेशन का मतलब बेसिकली कोई एक लाइन क्रिएट नहीं हो रहा है, सारे एक दूसरे से दूर है, कोई ना डाउनफॉल शो कर रहा है ना राइजिंग इंक्रीज शो कर रहा है, तो ये हमारे पास कहलाता है नो कोरिलेशन। ठीक है, अब एक सवाल आ गया हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये बुक का क्वेश्चन है, अ सर्टेन स्टोर सेल्स टेलीविजन रेंजिंग इन प्राइस फ्रॉम 500 टू 5000। एक स्टोर है जो टेलीविजन सेल करता है जिसकी रेंज है 500 से $5000 तक की। इन एन इंक्रीमेंट ऑफ 500, मतलब कि इंक्रीमेंट का मतलब 500 के इंक्रीमेंट में 500 का है तो दूसरा मॉड्यूल 1000 का होगा, तीसरा मॉड्यूल 1500 का होगा। मॉड्यूल में ऐसे ही कह रहा हूँ, उसमें कहीं लिखा नहीं, कि बता रहा हूँ कि 500 के इंक्रीमेंट पे सेल कर रहे हैं टेलीविजन। द ग्राफ अबव शो द टोटल नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड एट ईच प्राइस ड्यूरिंग 12 मंथ। ये आपको ग्राफ बनाया दिया हुआ होगा। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच more revenue did the store collect from the television its sold price at 3500, then it did from the television its sold price at 1000। तो बेसिकली में बताना है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ टेलीविजन सोल्ड करके दो के दरमियान, दो चीजों के दरमियान का हमें टोटल निकाल के दिखाना है। एक है हमारे पास 3500 का जो टेलीविजन है उसका और 1000 का, तो उन दोनों की सेल से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो बताना है। ठीक है, फिर रिपीट करो, 3500 और 1000 जो टेलीविजन की प्राइस है उसका हमें रेवेन्यू बताना है, कितना जनरेट हुआ है वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसको देखते हैं।
अगर यार 3500 को देखें आप, ये इसका पॉइंट है और इस पॉइंट को अगर मिलाने जाओ तो ये 150 पर जाकर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब 150 सेल हुए हैं जो टेलीविजन 3500 के हैं। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं, 150 मल्टीप्लाई बाय 3500 35, तो ये बन जाएगा 525000। ठीक है, ये रेवेन्यू जनरेट हो गया 3500 प्राइस वाले टेलीविजन का। अब 1000 वाले पे आते हैं। 1000 का ये देखिए, ये कितने, ये हमारे पास 250, तो ये हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 250 कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2540, तो ये हमारे पास बन गया। अब वापस क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच मोर रेवेन्यू did the store collect from its sold price at 3500 then it did from the television sold? तो बेसिकली कितना ज्यादा कमाया है 3500 और 1000 के दरमियान, इसमें बेसिकली कितना उसने कमाया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ मच डिड द स्टोर कलेक्ट फ्रॉम द टेलीविजन सोल्ड प्राइस एट 3500 देन इट डिड फ्रॉम द टेलीविजन सोल्ड प्राइस 1000। तो बेसिकली सिंपल क्या करना है, जब को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेवेन्यू आ जाए कितना ज्यादा उसने कमाया है 3500 वाले जो प्राइस का हमारे पास टेलीविजन। तो हम सिंपल माइनस कर देंगे, -25, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 275000। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आपके पास अगर बुक हो तो बुक क्वेश्चन करेगा, बुक नहीं है आपके पास तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बुक प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको चीजें प्रोवाइड कर दूंगा ड्राइव की, ताकि आप उससे बुक भी डाउनलोड कर सकें। लाइन ग्राफ, अ लाइन ग्राफ इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट how one data variable change with another particular when of its variable is time. For example, a line graph will be used to show the price of stock rise and fall over the, तो बेसिकली लाइन ग्राफ को जिस तरह से हमारे पास बना होता है, जो बेसिकली स्टॉक के अंदर बड़ा काम आता है कि राइज एंड फॉल के लास्ट से। नीचे एक एग्जांपल भी हमारे पास गिवन है, उसको भी देख लेते हैं। एक डायग्राम हमारे पास बनी हुई है, हमारे पास लाइन ग्राफ होता है। इफ अ लाइन सेगमेंट स्लांट अप इन अ टाइम इंटरवल एज इन जनवरी, ये स्लांट अप, ये ऊपर की तरफ मूव हो रही है, the amount is increased for the interval, इसका मतलब अमाउंट इंक्रीज हो रही है। if the line segment falls in the time interval as in April, जैसे अप्रैल में आप देख रहा है ये फॉल और नीचे गिर रही है, the amount is decreasing in that interval, मतलब ये अगर फॉल नीचे की तरफ जा रही है मतलब डिक्रीज हो रही है अमाउंट। हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट इंडिकेट नो चेंज, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनी हुई है वो रिप्रेजेंट करती है कोई चेंज नहीं आया है, जैसे कि फरवरी में। so over the 5 month of period of price of a stock increase from 15 to 75, स्टार्ट हुआ, देखिए 15 पे स्टार्ट हुआ, 10 और 20 में 15 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक राइज हुआ, बिल्कुल आप देखिए 75 तक। द एवरेज इंक्रीज पर मंथ ऑफ द स्टॉक, एवरेज निकालना तो क्या करेंगे 75 माइनस 15 और डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 मंथ्स की बात है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो हमारे पास आया $12 पर मंथ। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, मीन मीडियन मोड हम पीछे पढ़ चुके हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो वो क्लियर होगा। बस इस ग्राफ को समझाना है कि ग्राफ के थ्रू आप किस तरीके से डेटा निकाल सकते हैं, कैसे सवालों को सॉल्व किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, हिस्टोग्राम। The bar graph or a histogram, instead of showing a variety of different data point, a bar graph show the number of item that belong to a particular category. If the variable at bottom is given range instead of distinct, the graph is called a histogram, but you read it the same way. तो बेसिकली हमारे पास ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी। बस एक तरीके से आपका रिवीजन इन टॉपिक के अंदर और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देखना था, बाकी इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। खैर, अच्छा इस सवाल पे आते हैं। आई होप बार ग्राफ में ऐसी कोई चीज नहीं है, हिस्टोग्राम दोनों को कहते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज मुश्किल चीज नहीं है। बेसिकली द पॉपुलेशन ऑफ 5 कंट्री, ये बेसिकली हमारे पास 5 कंट्री पॉपुलेशन गिवन है। इफ द पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज, वो कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइंड इस तरह है कि पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं एरिया से, तो हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। द एरिया ऑफ पैराग्वे इज 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये एरिया ऑफ पैराग्वे गिवन है। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पैराग्वे इन पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, तो बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है पैराग्वे की। तो ऊपर हमारे पास पॉपुलेशन है, नीचे हमारे पास एरिया होना चाहिए। एरिया हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, एरिया हमें पता है। अब पॉपुलेशन देखनी है, पॉपुलेशन कहाँ से देखेंगे, हिस्टोग्राम या बार ग्राफ से देखेंगे। तो पैराग्वे का क्या आ रहा है 5 आ रहा है, लेकिन याद रहे 5 से मतलब आप ये मत कर 5 डिवाइड बाय एरिया, नहीं ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर याद रहे
यहाँ पर जो हमारे पास जो पॉपुलेशन गिवन है मिलियंस गिवन है, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, कहीं आप ये गलती नहीं कर दें, इस चीज का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, अच्छा पहले यहाँ वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं, ये 5 नहीं पुट करेंगे हम। तो आंसर आ रहा है 1.25, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है पार्ट नंबर सी। तो आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होंगी, बहुत आसान आसान चीजें थी, कोई मुश्किल चीजें नहीं थी इसके अंदर। लेक्चर यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ ग्राफ बहुत ही आसान था, एक तरीके से रिवीजन था, ठीक है, किस तरीके की चीजें आ सकती हैं। और इस रिवीजन से हमारे पास हुआ ये कि हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस का मॉड्यूल जो है कंप्लीट हो गया है, जो 15% आपका कवर करता है 5 to 7 क्वेश्चन। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे वो इन दो टॉपिक को मूव करेंगे, बहुत आसान से टॉपिक है। इसमें से 13 to 15 क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट हाफ आपका बेसिक 70%, हाफ नहीं 70% आपका कवर करता है पेपर, ये दो मॉड्यूल। और बहुत ही आसान मॉड्यूल है, मुश्किल मॉड्यूल नहीं है। बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मॉड्यूल मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।